विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 अकेली कहानी का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। अगले वीडियो में हमने अकेली कहानी की लेखिका मनु भंडारी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। अब हम अकेली कहानी को समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में देखा कि सोमा बुआ का एकमात्र पुत्र हरखू, जिसके मृत्यु के बाद सोमा बुआ बहुत ही दुखी रहती थी। उसके पूरे 20 साल की जवानी उसमें चली गई और उसके पति अपने पुत्र के वियोग में सन्यासी हुए और इस प्रकार सोमा बुआ अकेली हो गई। सोमा बुआ के पति 11 महीने में एक बार आते थे, फिर भी सोमा बुआ से अच्छा व्यवहार उनका नहीं रहता था। सोमा बुआ का जो व्यवहार है वह हमेशा अड़ोस पड़ोस के ऊपर उनका आधार होने लगा। सोमा बुआ किसी भी प्रकार का प्रसंग होता, जनेऊ हो, शादी हो या किसी भी प्रकार का प्रसंग होता, सोमा बुआ वहाँ जाती और खूब काम करती। इस प्रकार इनके पति को यह अच्छा नहीं लगता था कि दूसरों के घरों में वे टांग अड़ा रही है, ऐसा उन्हें लगता था। हमेशा सोमा बुआ सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति उन्हें कभी भी सुख नहीं देती थी। यहाँ तक हमने देखा था। अब जो देखते हैं कि एक सप्ताह बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई सप्ताह बर्बाद बुआ बड़ी प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। पुलकित यानी प्रसन्न। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उसके मन को ठेस यानी दुख तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए, उनके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधी ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है? नाम तो होना ही चाहिए। पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी।
क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। राधा कहती है, क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? सोमा बुआ कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना। बस बद नहीं उड़नी चाहिए। यहाँ बद उड़ना यानी बदनामी होना। अच्छा देखो पहले कि रुपये कितने हैं। और डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरिया हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी, रेजगारी छोटे पैसे, और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपये से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उस अंगूठी को उठाते समय उसका दिल धड़क गया। यहाँ पर दिल धड़कना चिंता या भय से व्याकुल होना मुहावरा है। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था, उत्साह, उमंग, और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तू देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उड़ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाओ सो ही अच्छा। राधा कहती है, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। सोमा बुआ कहती है, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे और मैं समधी होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी ही बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। यहाँ पर आंचल शब्द आया है, साड़ी का सामने वाला छोर, उसे आंचल कहते हैं। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, मिन्नत यानी आजीजी, बिनती, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना
ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की बद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। मटमैली यानी मिट्टी के रंगशी। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूर रखने की डिब्बी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी खुश हुई और यह सोच कर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी समधी पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। या मिलनसारिता, हिल मिल कर रहने का स्वभाव। और एक शब्द और निकलता है कि पुलकित होना, आनंदित होना, खुश होना। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है। आब यानी सुंदरता, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। राधा कहती है अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। मेजपोश यानी मेज पर बिछाने का कपड़ा। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है, पगली, पागल, मूर्ख, जो बिना बुलाए चली जाओगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आए हैं और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा,
कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो 3 दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था। कलफ शब्द का अर्थ होता है कपड़े को कड़ा करने का तरल पदार्थ, और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। यहाँ पर बुझे हुए दिल यानी उत्साहमंद हो जाना, और अंगीठी यानी सिगड़ी खाना पकाने के लिए जलाई। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी को संस्कृत में हम कहें तो मनुष्य के जीवन में अकेलेपन बहुत दुखदायी और असहनीय होता है। प्रस्तुत कहानी में अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही एक महिला का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। वह महिला अपना अकेलेपन दूर करने के लिए अपने पड़ोसियों और अपने आसपास वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है और इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती है मानो उसी का आयोजन हो। एक बार तो उसने अपने एक पुराने रिश्तेदार की एक लड़की की शादी में शामिल होने और कन्या को उपहार देने के लिए अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच दी थी, पर उसे न्योता तक नहीं मिला। इस प्रकार यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के संक्षिप्त प्रश्न निकलते हैं, वह हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न निकलता है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सोमा बुआ। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती है? तो पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती है। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? हरखू था। सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? अपने समधियानी की किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में
कितने रुपये थे? सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपये